नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित फुल वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आज दोस्तों वर्णमाला से संबंधित प्रश्न करेंगे सॉल्व। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपके पास तक वीडियो पहुंच रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से कोई भी यूट्यूबर हो उसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित MCQ क्वेश्चन रहेंगे और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बात करते हैं वर्णमाला के क्वेश्चनों पर। दोस्तों, बात की जाए कि वर्णमाला को आप जानते होंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो आप इसका कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। क्या है? वर्ड। और वर्ड स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ होता है, प्लुप्त होता है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो अभी हमने बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और शब्द गणना को नहीं कहते हैं, ना वर्णों के संकलन को कहते हैं, ना शब्दों के समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं क्योंकि इसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह कैसे है कि वर्णमाला में जो वर्ण हैं, पहले स्वर हैं, फिर व्यंजन हैं, फिर अंतस्थ हैं, संयुक्त हैं, ऊष्म। इस प्रकार इनको व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए वर्णों को व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए इन्हें वर्ण कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही ना, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। हमने आपको उच्चारण स्थान बताया था, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, इनके सभी के बारे में बताया था। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में पूछा गया है। आपसे अगर बात की जाए या रा, ला, वा, तो ये क्या होते हैं? ये अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और पूछा किसके बारे में गया? कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ से कौन सा बोला? कंठ ध्वनियाँ। तो का वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, ड़ा। जो का वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? कंठ से। का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। और या और रा, ला, वा, ये क्या है? ये अंतस्थ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार चलते हैं कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा से बोले जाने वाले। तो आप
का, च, ट, त, अपा ऐसे लिख दें। और इसे ऐसे लिखें का, त, म, द, ओ, ना, ऐसे लिख दें। तो आपको तो इस प्रकार आप इसे लिख लें। पहले का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन ये हैं। कौन से हैं? डा और ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन हैं। और ये कंठ वाले हैं। कंठ वाले कौन से हैं? ये कंठ हैं, ये मूर्धन्य हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों इसमें पूछा गया अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। ये क्या हैं? ये ह्रस्व और दीर्घ क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। और था और धा, ये क्या हैं? ये किससे बोले जाते हैं? था और धा किससे बोला जाता है? ये ता वर्ग में आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। और ये किससे बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं, दंत से उच्चारित होते हैं। और इसमें पूछा गया है अल्पप्राण के बारे में। तो हम अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये का और गा होते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, प्रत्येक वर्ण का से लेकर माँ तक प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पर। बात की जा रही निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, यानी कि जो नासिका से उच्चारित होते हैं। तो आपको पता होगा का से लेकर माँ तक जो पंचमाक्षर होते हैं, रा है, या है, अड़ा है, ना है, माँ है, ये जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? नासिका से उच्चारित होते हैं। तो आप इनमें देख के स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो पांच पंचमाक्षर कौन सा है। यहाँ वाला ये पंचमाक्षर है, तो ये किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में आता है। और चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और जो अंतिम वर्ण होते हैं का से लेके माँ तक, ये पाँच वर्ग में 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो अंतिम वर्ण होता है इसे क्या कहते हैं? इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। और सा, अगर सा की बात की जाए तो ये क्या है? ये ऊष्म है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है ये सा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात की जाए ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ये जो ए आई हैं इन्हें क्या कहलाते हैं? ये क्या नासिका कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठतालव भी कहलाते हैं? तो दोस्तों मूर्धा से क्या बोले जाते हैं? टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। कौन सा? टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। और पंचमाक्षर क्या? पंचमाक्षर होते हैं वो नासिका होते हैं। और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो कौन सा बचा? ए आई। ए आई कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। इस प्रकार इसे मैंने याद किया था। तो ए आई क्या होते हैं? ए और आई ये कंठ तालु छुएंगे, और ओ और औ ये दंतोष्ठ रहेंगे, दांत से और ओठ से बोले जाएंगे। और बकार यानी कि वावट, वावट ये दंतोष्ठ रहेगा। क्या? वावट क्या रहेगा? दंतोष्ठ। तो इस प्रकार मैंने सीखा कि ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं। ये कंठ तालु से बोले जाते हैं, पंचमाक्षर होते हैं वो नासिका से बोले जाते हैं, और टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य होते हैं, और बकार होता है वो दंतोष्ठ से रहता है, और पा वर्ग होता है जो पा वर्ग वो ओष्ठ से बोला जाता है।
बात की जाए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं और कुछ लोग 13 मानते हैं, लेकिन मूल स्वर कितने हैं? 11। और ये जो दो होते हैं अंग आहा, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो इनको स्वरों की संख्या में नहीं गिना जाता है। तो कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अंग आहा क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं अंग आहा। दोस्तों, बात की जाए निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो आपको द्वित्व व्यंजन के बारे में बताया जाए कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन को आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है? द्वे। द्वे यानी कि दो। क्या? दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुनः इसमें कोई भी द्वित्व व्यंजन नहीं है। इलाहाबाद में भी कोई व्यंजन नहीं है, उत्साह में भी कोई व्यंजन नहीं है। अगर आप दिल्ली को ध्यान से देखें तो ला 2 बार आया है, एक आधा ला आया है, एक पूरा ला आया है। तो क्या दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। शिक्षा राष्ट्र हित में मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है। क्या सा हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? का से लेकर माँ तक इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और जो सा हा हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें संघर्षी बोलते हैं। क्या? सा ख सा हा, इन्हें क्या बोलते हैं? संघर्षी। और इन्हें ही बोलते हैं ये घर्षण करके निकलते हैं तो इन्हें संघर्षी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। क्या पूछा गया है? नवीन विकसित ध्वनियाँ। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सा हा, ये सा क्या है? ऊष्म में। क्या है? ऊष्म में और संघर्षी हैं। और आओ उल्लू पीछे पीछे, ये ट्रिक हमने बताई थी हिंदी वर्णमाला जब पढ़ाया था, आप वीडियो में देख लीजिए। इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर। तो ये पीछे से जीवा के आधार पर पश्च यानी कि पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उ ऊ। और खा और गा की बात की जाए तो ये क्या हैं? ये नवीन ध्वनियाँ हैं जो विकसित की गई हैं। खा और गा, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 11 का सही क्या होगा? ए। बात करते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण? तो खा क्या है? चा क्या है? खा है महाप्राण। खा है महाप्राण और माँ है घोष। घोष कौन सा है? माँ। तो 12 का सही आंसर कौन सा होगा? सी। ये सही होगा इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण। क्या पूछा गया है? अमानक वर्ण। 13 नंबर पे आ चुके हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है? अमानक वर्ण। तो अमानक वर्ण कौन सा है? माँ। माँ ये अमानक वर्ण माना जाता है वर्णमाला में। का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ये इसके बारे में पूछा गया है। ये किस भाषा से ली गई हैं? क्या ये किस भाषा से ली गई हैं? तो ये ध्वनियाँ किस भाषा से ली गई हैं इसके बारे में पूछा गया है। का, गा, जा, फा ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्या है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। और अंग्रेजी की लिपि तो अलग होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, दक्षिण भाषा की इसकी नहीं है। ये क्या है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात की जा रही हिंदी में मूलतः वर्णों की
संख्या कितनी है? हिंदी में नहीं, हिंदी वर्णमाला में। क्या होगा? वर्णमाला में। वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी वर्ण हैं? 52 और 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 संयुक्त हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 संयुक्त हैं, 4 अयोगवा हैं, 4 ऊष्म हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात की जा रही है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि संयुक्त वर्ण चा हैं, तो कौन कौन से हैं? एक छतरी वाला छा है, एक त्रा है, एक ज्या है और एक स्रा है। तो छा किससे मिलके बना है? का धन सा से। ये सा किससे बन के बना है? ये संयुक्त वर्ण होते हैं और मूल स्वर 11 होते हैं। तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? तालु से, यानी कि चा वर्ग तालु से बोला जाता है। इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन को, उसके चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हुए सीखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अभी हमने बताया था कि किसके बाद आता है? त्रा। त्रा किससे मिलके बना है? ता धन रा से। ज्ञा किससे मिलके बना है? जा धन या से मिलके बना है ज्या। और का, ये छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। तो 17 का ऑप्शन कौन सा होगा सही? का, यानी कि पहला। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का। इसका आंसर क्या होगा? ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वर्णमाला का पूरा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं, जितने आते हैं, संभावना रहती है, वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। आपका कम समय जाए, ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें, ऐसा मेरा प्रयास है। दोस्तों ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझेंगे कि जा धन यहाँ से, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं। तो किससे मिलके बना है? ज्या, इसके बारे में पूछा गया है। तो जा धन या को आप देखेंगे तो ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? ये जा है, ये पूरा है, इस पर हलंत नहीं लगा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सही कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। तो इससे मिलकर, इन दोनों वर्णों से मिलके इस ज्या वर्ण का उत्पत्ति होती है, तो इसे संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है? इसके बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया? अघोष वर्ण। अल्प प्राण, महाप्राण बारे में पूछा गया था। अघोष, सघोष के बारे में पूछा जाता है। और सा हा, इनको हम कितनी बार बताएं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो क्या पूछा गया है? अघोष वर्ण। तो बात की जाए अघोष वर्ण की, ये क्या है? ये ह्रस्व है, ह्रस्व व्यंजन है। क्या है ये? ह्रस्व व्यंजन है। इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। दोस्तों इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है आ की। ये स्वतः ही सभी वर्ण के साथ रहता है। तो अघोष वर्ण कौन सा है? सा। तो 19 का कौन सा सही होगा? डी, ये सही होगा। बात करते हैं 20 पर। घा का उच्चारण स्थान है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये उच्चारण स्थान से पूछा गया है। का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और इन्हें का से लेकर माँ तक 5-5 में लिख लें। अंतिम वर्ण नासिका रहता है। प्रत्येक का पहला, तीसरा, पाँचवा क्या रहता है?
अल्पप्राण रहता है, और दूसरा चौथा क्या रहता है, महाप्राण रहता है। और कंठ से कौन सा बोला जाता है, घा, का वर्ग में आता है घा, तो ये का वर्ग में आता है, तो ये कंठ से बोला जाता है। मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। तालु की बात की जाए तो चा वर्ग तालु से बोला जाता है। और दंत की बात की जाए तो ता वर्ग दंत से बोला जाता है। और ओष्ठ की बात की जाए तो पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। क्या? और ए ऐ कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे, बकार दंतोष्ठ रहेगा। इसके प्रकार से ऐसे हमने सीखा था, ऐसे आपको बता रहे हैं, आप भी सीखें। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि पा, इसको हटा दो, पा फा बा भा मा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो हमने अभी आपको बताया था पा फा बा मा किससे होता है, ओष्ठ से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी, ओष्ठ से होता है। और दंत से कौन सा होता है, तावर का दंत से होता है। ये ता तकली वाला ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर की बात की जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुप्त होता है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? तो ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। इन्हें आप याद रखें। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा का टाइम लेता है, 3, प्लुप्त की 3 होती है। और इसे 3 की तरह लिखा जाता है, ऐसे जैसे जब हम लिखते हैं ओम, तो ये प्लुप्त स्वर होता है, ये 3 मात्रा का समय लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन क्या हैं? तो आपको अभी हमने बताए थे, जो सा 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 हा होते हैं ये ऊष्म होते हैं। कितनी बार बता चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। क्या पूछा गया है? दंतोष्ठ ध्वनियाँ। ये उत्तराखंड वन रक्षक परीक्षा 2020 की प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन, अगर हिंदी सब्जेक्ट है उसमें तो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो बात करते हैं दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? दंत और ओष्ठ से कौन कौन सी बोली जाती हैं? बकार, हमने बताया था, बकार, दंतोष्ठ और फा, ये दोनों ध्वनियाँ क्या हैं? दंतोष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी। 1-2 क्वेश्चन हमने अलग से डाल दिए हैं कि आपको पता रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी के भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें कौन से? अध्ययन। अगर अध्ययन आप बोलेंगे तो आपको सही नहीं लगेगा। अध्ययन, अध्ययन, ये भी सही नहीं। तो शुद्ध क्या है? अध्ययन। क्या है? अध्ययन। ये अध्ययन ये होता है शुद्ध। पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। तो अध्ययन कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? ये शुद्ध है। इस प्रकार लिखा जाता है अध्ययन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लिया है शुद्ध वर्तनी वाला। उत्तरदायी, उत्तरदायी कौन सा सही होगा? कैसे उत्तरदायी लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा गया है। इनमें मामूली सी गलती होती है और एग्ज़ाम टाइम पे हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम इन्हें जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए हमें पहले से ही ये ऐसे शब्द अपने माइंड में सेट कर लेने चाहिए
तो उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा? उत्तरदायी, ये तो उत्तरदायी ये सही नहीं है, उत्तरदायी ये भी सही नहीं है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। उत्तरदायी ये भी सही नहीं है, उत्तरदायी ये अपना सही है, तो कैसे लिखा जाएगा? उत्तरदायी, ये सही है, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही एक और आता है कवित्री वाला, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो इसमें क्या पूछा गया? नहीं है। तो हमें सबसे पहले किस पर ध्यान देना है? नहीं वाले पर। किस पर ध्यान देना है? नहीं वाले पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अंतस्थ या भी लिख दो, यहाँ पर या को क्यों छोड़ोगे? रा, ला और वा ये अंतस्थ होते हैं और बा है ये अंतस्थ नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, जो ये अंतस्थ नहीं है। अब पूछा गया है निम्नलिखित से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? क्या मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धा से नहीं बोली जाती। कौन सी नहीं बोली जाती है? मूर्धा से। तो टा वर्ग मूर्धा से आता है, और ये जो अड़ा है ये उच्छित में आता है और द्विगुण व्यंजन में आता है। जैसे ये रा में तो आता है और पढ़ाई, ये उच्छित है, ये मूर्धन्य नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। स्वर तंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है, किसका होता है? स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है, तो स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है, किसका होता है? स्वर का होता है, ध्वनि का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा सही होगा? इसका पूर्ण ध्वनियों का, जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन सभी का स्वर यंत्र से आघात होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? मूलतः 11 है, 2 अयोगवा होते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन किया था। वो कौन कौन से होते हैं? अंग, आहा, ये 2 अयोगवा होते हैं। व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया है? व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए कि जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो लड़का है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या? लड़का शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उच्चारण के अवरोह आरोह को क्या कहते हैं? उच्चारण के अवरोह आरोह को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं? उच्चारण के अवरोह आरोह को क्या कहते हैं? अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। आरोह अवरोह जो उच्चारण होता है उन्हें बोलने में उतार चढ़ाव आरोह अवरोह बोलते हैं, उसे अनुतान बोलते हैं। स्वराघात, बलाघात, इसके बारे में भी आपको एक दूसरी वीडियो है उस पर देखने को मिलेगा। संज्ञा, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किस पर रहेगी? अव्यय। अव्यय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इस पर रहेगी। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आपको एक सब्सक्राइब करने में कतई टाइम नहीं लगेगा और मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है।
तो दोस्तों बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।